पहले राउंड में ही उसने कृतिका को 9.8 मार्क्स दिए, जो कि ऑलमोस्ट 10 मार्क्स ही थे, और अब इस बार उसने उसे 10 on 10 दिया। ज्योतिर्मय के मार्क्स को देखने के बाद स्टेज के नीचे बैठी ऑडियंस की जान में थोड़ी जान आई। उन्हें पता नहीं चला कि किसने ये पहले किया, लेकिन फिर वो सब मिलकर जोर से तालियां बजाने लगे। एक एक करके वहां मौजूद पूरी ऑडियंस तालियां बजाने लगी। वैसे लोग भी तालियां बजाने से पीछे नहीं हट रहे थे, जो कि एक्चुअली में कृतिका को पसंद नहीं करते थे। वो तब तक तालियां बजाते रहे जब तक कि उन सबकी हथेलियां दर्द नहीं करने लग गई। ऑडियंस में मौजूद बस एक मधुलिका ही ऐसी थी जिसने एक बार भी ताली नहीं बजाई। उसका चेहरा तो गुस्से से दहकने लगा था। तो क्या हुआ कि एक जज ने उसे फुल मार्क्स दे दिए। अगर इन चारों जजेस के दिए गए मार्क्स की एवरेज मार्किंग निकाली जाती तो भी अभी कृतिका को बस 8.2 मार्क्स ही मिले थे, लेकिन इस एक 10 पॉइंट ने ही उसके गुस्से को भड़का दिया था। वर्धन भी गुस्से से भड़क उठा। उसने जोर से अपना हाथ डेस्क पर दे मारा। मिस्टर ज्योतिर्मय, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं। आप कैसे उसे 10 पॉइंट्स दे सकते हैं? तुम मुझसे सवाल पूछने वाले होते कौन हो कि मैं किसे कितने मार्क्स दे रहा हूँ? ज्योतिर्मय ने वर्धन को बिना देखे ही रूखेपन से जवाब दिया। कृतिका कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना करे, तुम बस उसे 7.2 मार्क्स दोगे और कोई तुमसे इस बारे में सवाल नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर तुम्हें किसने हक दिया मुझसे ये पूछने का कि मैंने कृतिका को क्यों 10 पॉइंट्स दिए? अभी कुछ देर पहले ही तुमने कहा था ना कि कोई जज कैसे और किस आधार पर किसी को मार्क्स देता है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो फिर मेरे कृतिका को फुल पॉइंट्स देने से तुम्हें क्या एतराज है? अगर तुम मेरे दिए गए मार्क्स से खुश नहीं हो तो जाओ और जाकर अपना खुद का कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर लो, जहां अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस को भी तुम अपने मन से लोएस्ट पॉइंट दे सकते हो और घटिया से घटिया परफॉर्मेंस को ज्यादा से ज्यादा। ज्योतिर्मय की बातों ने वर्धन के गुस्से को कुकर में लगने वाले प्रेशर की तरह बढ़ा दिया था। लेकिन बेचारे की सीटी नहीं बच सकती थी, उसे अपने प्रेशर को अपने अंदर ही दबाना था। ज्योतिर्मय ने उसे ठीक वही सब बातें कही थी जो उसने थोड़ी देर पहले ऑडियंस से कही थी। उसका कहा गया हर एक शब्द कुछ पल पहले वर्धन ने कहा था, इसलिए वो चाहकर भी उल्टा ज्योतिर्मय को कुछ कह नहीं सकता था। ज्योतिर्मय एक तरह से वर्धन को ताना मार रहा था। उसकी बातों का और क्या मतलब हो सकता था? अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस को लो मार्क्स देना और घटिया से घटिया परफॉर्मेंस को हाई मार्क्स देना, क्या सच में वर्धन ऐसा ही कर रहा था? कर तो वो यही रहा था। वो ज्योतिर्मय पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो उसकी तंज को इतनी आसानी से कैसे पचा जाता? अभी वो कुछ कहने के बारे में सोच ही रहा था कि ज्योतिर्मय ने आगे कहा, खैर, मैं जो भी मार्क्स दे रहा हूँ वो ईमानदारी से दे रहा हूँ। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? वर्धन लगभग चीखते हुए बोला। क्या ज्योतिर्मय ने अभी अभी सबके सामने उस पर ये इल्जाम लगाया था कि वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा है? ज्योतिर्मय ने अच्छा काम किया, वहां मौजूद ऑडियंस ने कहा। वर्धन, तुम अपने मन से जिसे चाहो उतने कम मार्क्स दे सकते हो और इसमें तुम्हें किसी का दखल देना भी पसंद नहीं, लेकिन दूसरे जजेस के मार्क्स देने पर तुम्हें दखल देने में मजा आता है। तुम उन्हें उनके जजमेंट के हिसाब से मार्क्स नहीं देने देना चाहते क्यों? क्या ये कंपटीशन तुमने ऑर्गेनाइज किया है? इस कंपटीशन को ओबरॉय कॉर्पोरेशन ने ऑर्गेनाइज किया है, तुमने नहीं। तुम होते कौन हो किसी जज से सवाल करने वाले? भाड़ में जाओ। हाँ, सही कहा। वर्धन, तुम भाड़ में जाओ। अगर ये कंपटीशन तुमने ऑर्गेनाइज किया होता तो तुम जो चाहो वो कर सकते थे, लेकिन जब तुमने इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज ही नहीं किया है तो अपना मुंह बंद रखो और बाकी जजेस को अपना काम करने दो। दर्शकों की उन स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद ज्योतिर्मय हंस पड़ा। मधुलिका की आंखें गुस्से में छोटी हो गई। निखिल खुद वीआईपी सीट में बैठा हुआ था। इसके बाद भी ज्योतिर्मय ने कृतिका को इतनी हाई मार्क्स देने की हिम्मत कैसे की? पहले राउंड में 9.8 और अब दूसरे राउंड में 10 on 10। क्या उसे इस बात का डर नहीं कि जब वो ओबेरॉय कॉर्पोरेशन वापस जाएगा तो निखिल से उसे डांट पड़ सकती है? अभी मधुलिका ये सोच ही रही थी कि ज्योतिर्मय ने निखिल की तरफ पलट कर देखा। ये देखते ही मधुलिका उसका मजाक उड़ाने के लहजे में हंस पड़ी। फाइनली ज्योतिर्मय को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसे समझ में आ रहा होगा कि डर किसे कहते हैं। सैडली निखिल वीआईपी रो में बैठा हुआ था। मधुलिका बस उसकी पीठ को देख सकती थी, उसके एक्सप्रेशंस को नहीं। एक्चुअली जब ज्योतिर्मय ने निखिल की तरफ देखा तो निखिल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके काम की तारीफ की थी। ज्योतिर्मय जो कर रहा था उससे वो काफी सेटिस्फाइड था। अपने बॉस निखिल ओबेरॉय के अप्रूवल के बाद उसे किसी बात की फिक्र नहीं रह गई थी।
अब मैं मिस्टर भटनागर से कहूंगी कि वो कृतिका को अपने मार्क्स दे, उस होस्ट ने कहा। भटनागर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पे पकड़ा स्कोर बोर्ड ऊपर उठा दिया। 10 पॉइंट्स, फिर से 10 ऑन 10। वर्धन रूखेपन से खिलखिला उठा। मिस्टर भटनागर, कृतिका आपके स्कूल की स्टूडेंट है, आप फेवरेटिज्म दिखाते हुए उसे इतने ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकते। उसके इल्जाम को सुनकर भटनागर गुस्से से ठहाके लगाकर हंस पड़ा। मैं बस स्टूडेंट को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स दे रहा हूँ। मेरे नजरिए से कृतिका की परफॉर्मेंस 10 ऑन 10 पॉइंट्स के लेवल की थी। ये कहने के बाद एक पल को रुककर भटनागर ने सर्द आवाज में आगे कहा, अब जब तुमने फेवरेटिज्म की बात कर ही दी है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि कृतिका तुम्हारे स्कूल की स्टूडेंट नहीं है, इसलिए तुमने जानबूझकर उसे इतने कम मार्क्स दिए? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। फेवरेटिज्म यानी कि पसंद नापसंद वाला खेल तुम कर रहे हो, मैं नहीं। वर्धन गुस्से में चिल्लाया। उसके चिल्लाने से भड़ककर भटनागर ने तुरंत अपना नोटबुक ओपन किया। मैं सेकेंड राउंड को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इस राउंड में अभी भी कई परफॉर्मेंस होने बाकी है। मैं पहले फर्स्ट राउंड की कंपटीशन के बारे में बात करूंगा, जो कि कंप्लीट हो चुका है। मेरे स्कूल की स्टूडेंट दिशा को तुमने 8.2 मार्क्स दिए, सिमी को 8.1, आरुषि को 8.5, मोहिता को 8.3, सौमिष्ठा को 8, वेंकटेश को 7, अतुल को 7.3, कृतिका को 7.9। तुमने मेरे स्कूल की स्टूडेंट आरुषि को सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए, जो कि थे 8.5। उसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसे तुमने 8.5 से ज्यादा मार्क्स दिए हो। भटनागर ने अपनी नोटबुक को पढ़ते हुए शांति से कहा। सच कहा जाए तो भटनागर के इस इशू के बारे में कहने से पहले किसी ने भी अब तक इन पर ध्यान ही नहीं दिया था। पहले राउंड में कृतिका के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी वर्धन का उसे 7.9 मार्क्स देना चर्चा का विषय बन गया था। हर किसी का ध्यान कृतिका के लो मार्क्स पर था। वैसे भी पहले राउंड में कुल 230 स्टूडेंट्स ने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दी थी। ऐसे में किसी खास स्कूल के स्टूडेंट को कोई जज कम मार्क्स दे रहा है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन अब जब भटनागर ने सारे फैक्ट्स एक जगह इकट्ठा करके एक के बाद एक उन मार्क्स को अनाउंस किया, तब जाकर ऑडियंस के साथ साथ कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स तक को ये एहसास हुआ कि वर्धन ने नेशनल फिल्म एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स तो दिए ही नहीं थे। हाँ, वो बात अलग थी कि कृतिका के अच्छे परफॉर्मेंस को भी उसने काफी कम मार्क्स दिए थे, जिस पर सभी का ध्यान अपने आप चला आया था। अब बात करते हैं तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स की। मुझ पर फेवरेटिज्म का इल्जाम लगाने वाले बेहुदा इंसान, देखो कि तुमने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स दिए थे। कोई जरूरत नहीं है इसकी। वर्धन के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उसने गुस्से में भटनागर को चुप कराना चाहा, लेकिन भटनागर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे कहने लगा, तुम्हारे स्कूल यानी कि ड्रीम्स एकेडमी ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स को दिए गए तुम्हारे कुछ इस तरह से हैं मार्क्स। अनुति 9.3 मार्क्स, वैभव 9.5 मार्क्स, विशाखा 9.1 मार्क्स। बस बहुत हुआ। वर्धन तेज आवाज में चिल्ला उठा। इस बार उसकी आवाज हद से ज्यादा तेज थी। भटनागर को भी लगा जो कुछ उसने कहा वो उसकी बात को साबित करने के लिए काफी था। उम्मीद के मुताबिक ऑडियंस फिर से अग्रेसिव हो गई। ये तो हद ही कर दी थी इसने। हाँ, और हिम्मत तो देखो कि खुद को जस्टिफाई करते हुए अभी इसने कहा था कि वो जज है, एक प्रोफेशनल, और हम नॉर्मल ऑडियंस, वैसे लोग जिसे एक्टिंग की नॉलेज नहीं। अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स देना और दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स को कम मार्क्स देना कौन सा प्रोफेशनलिज्म है? शायद हम परफॉर्मेंस से जुड़े डिटेल जान पाने के काबिल ही नहीं, लेकिन हम ये तो शुरू में ही जान गए थे कि वर्धन इस कंपटीशन का जज बनने के लायक नहीं। वर्धन के पीछे बैठी ऑडियंस उस पर जोरों से चिल्ला रही थी। साथ ही साथ अब उसे अपने बगल में बैठे बाकी के जजेस की भी बात सुननी पड़ रही थी। इस वक्त वर्धन की हालत बुरी तरह खराब थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके हिसाब से कृतिका एक महत्वहीन लड़की थी। जो लड़की किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए लोग क्यों उस पर इस तरह गुस्सा कर रहे थे? लेकिन अब ये प्रॉब्लम सिर्फ कृतिका को लेकर नहीं रह गई थी। अब बात थी वर्धन के डिसऑनेस्ट जजमेंट की। वो गलत तरीके से स्टूडेंट्स को मार्क्स दे रहा था। एक खास स्कूल के स्टूडेंट को कम और अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को ज्यादा। हाँ, मैंने भी अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को उसके दिए मार्क्स को नोट डाउन किया है। उसने मेरे स्कूल के भी सभी स्टूडेंट्स को काफी लो मार्क्स दिए हैं, तैमूर ने कहा। स्टूडेंट्स के साथ वर्धन का गलत करना अब सबके सामने आ चुका था।
लेकिन कंपटीशन ऑलरेडी दूसरे राउंड में आ पहुंची थी। ऐसे में अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। तैमूर लगातार गुस्से से वर्धन को घूरे जा रहा था। उसने मन ही मन कसम खा ली थी कि आज के बाद वो कभी भी इस इंसान से किसी भी तरह का फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखेगा। हाँ, उसके लिए अब वर्धन इनविजिबल था। तभी उस होस्ट ने जल्दी से कहा, मेरी आप सभी जजेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी अपने मार्क्स जल्दी से रिवील करें। हम कृतिका को यूं ही स्टेज पर इतने लंबे समय तक खड़ा तो नहीं रख सकते ना। सभी जजेस ने उसे अपने मार्क्स दे दिए हैं। बस अब तैमूर सर को कृतिका को दिया गया अपना स्कोर बताना बाकी है। होस्ट की कहने भर की देर थी और तैमूर ने तुरंत कृतिका के सामने 10 पॉइंट्स का स्कोर कार्ड हवा में उठा दिया। सच कहा जाए तो तैमूर उसे बस 9.5 मार्क्स ही देना चाहता था। इसका कारण था उसके अंदर एक सिंपल सी फीलिंग कि किसी भी स्टूडेंट को फुल मार्क्स दे दो तो वो खुद को इम्प्रूव करने से पीछे हटने लगता है। लेकिन कृतिका के लिए उसके हिसाब से 10 मार्क्स का स्कोर भी काफी कम था। साथ ही वो ये बात नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि कैसे उसके 3 को जजेस ने उस लड़की को जरूरत से ज्यादा कम मार्क्स दिए थे। निश्चित ही इन तीनों ने आज के कंपटीशन के शुरू से पहले ही कोई मीटिंग की होगी और तब ये सब कुछ प्लान किया होगा। तैमूर नहीं चाहता था कि किसी टैलेंटेड स्टूडेंट को कुछ घटिया जजेस की वजह से इस तरह की इम्पोर्टेंट कंपटीशन से बाहर होना पड़े। इसलिए बिना किसी हेजिटेशन के उसने उसे 10 ऑन 10 पॉइंट्स दे दिए। गुड, वेरी गुड। तैमूर सर ने एकदम सही जजमेंट दी है। मैंने काउंट कर लिया है। सभी जजेस के स्कोर ऐड करने पर कृतिका को 52.5 मार्क्स मिले हैं। शायद ओवरऑल सेकेंड राउंड में उसके मार्क्स टॉप पर ना रहे, लेकिन वो ग्रुप टेस्ट में टॉप पर जरूर रहेगी। कृतिका, तुमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मेरा तुम्हें 10 पॉइंट्स देने का कारण ये नहीं कि मेरे 3 को जजेस ने जानबूझकर तुम्हें कम स्कोर दिया, बल्कि तुम्हें 10 पॉइंट्स देने का मेरा कारण ये है कि तुमने सच में एक शानदार परफॉर्मेंस दी है। शायद तुम ये राउंड पास ना कर पाओ, लेकिन इस वजह से तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मौजूद हर एक शख्स तुम्हारी एक्टिंग एबिलिटी का लोहा मान चुका है। तैमूर ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी ट्विटर पोस्ट को मैंने भी देखा था और मैं उस पोस्ट से अग्री भी करता हूँ। टैलेंट के आगे हर तरह की अनफेयरनेस बेकार साबित होती है। तुम्हारे टैलेंट को कुछ घटिया लोग कभी भी दबा नहीं पाएंगे। थैंक यू सर, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अभी भी काफी शांत और गंभीर थी। उसे देखने से ये जरा भी नहीं लग रहा था कि वो वर्धन और बाकी 2 जजेस के किए से जरा भी अफेक्टेड थी। उसका एटीट्यूड काफी अच्छा था। जब तैमूर ने ये बात नोटिस की तो वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। लगता है मैं बेकार में ही तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। तुम्हारे एटीट्यूड से तो ये लग ही नहीं रहा कि तुम्हें किसी भी तरह की सहानुभूति की कोई जरूरत है। कृतिका अपने हाथ में थमे माइक्रोफोन को अपने मुंह के पास लाकर हंस पड़ी। अच्छा एटीट्यूड होना एक अलग बात है, लेकिन अपने जजेस और ऑडियंस का मुझे समझना और मुझसे सहानुभूति रखना दूसरी बात। आप सबका सपोर्ट मेरे साथ है, ये बात मुझे अलग ही खुशी देती है। कृतिका की बात सुनकर तैमूर भी हंस पड़ा। स्टेज से नीचे बैठे शशिकांत और पल्लवी ने एक दूसरे को देखा। कृतिका का उनकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनना उन दोनों को काफी सेटिस्फाई कर रहा था। देखो, कृतिका कितनी शांत है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना टेम्पर कभी नहीं खोती है। उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आए। उसने एक बार भी खुद को कमजोर नहीं दिखाया। वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है, जिसे किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं। अच्छी बात है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि शुरू के जजेस के कम मार्क्स देने के बाद भी कृतिका का टोटल स्कोर 52.5 आउट ऑफ 60 है। उस होस्ट ने जल्दी जल्दी में कहा, अब मैं कृतिका से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ऑफ स्टेज जाकर रेस्ट करे। कृतिका स्टेज से हटकर बैक स्टेज जाने लगी। इस दौरान होस्ट दूसरे राउंड के अगले कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाने के लिए अनाउंसमेंट करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि निखिल ने उसे रोक दिया। थोड़ी देर के लिए रुके, निखिल ने धीमी आवाज में कहा। वर्धन ने भटनागर, तैमूर और ज्योतिर्मय की तरफ देखा और उनकी फूटी किस्मत पर दिल ही दिल में हंसने लगा। उन्होंने कृतिका को 10 मार्क्स देकर बहुत बड़ी गलती की थी। आज तक कभी भी किसी भी कंटेस्टेंट को इस कंपटीशन में फुल 10 मार्क्स शायद ही किसी जज ने दिए थे। हालांकि ये बात किसी रूल बुक में लिखी हुई नहीं थी, लेकिन हर जज इस रूल को फॉलो करता था
और किसी भी कंटेस्टेंट को फुल 10 मार्क्स कभी भी नहीं देता था। किसी भी जज का फुल ऑन 10 मार्क्स देना कंपटीशन की फ्लो को बिगाड़ना था। थोड़ी देर इंतजार करो, देखो निखिल कैसे उन तीनों की खबर लेता है जिन्होंने उस लड़की को फुल मार्क्स दिए। क्या एक कृतिका के लिए रूल्स को ब्रेक करना तुम लोगों के लिए जरूरी था? वर्धन ने बेरुखी से हंसते हुए सवाल किया। भटनागर ने भी उसी तरह बेरुखी से उसके सवाल का जवाब दिया। तो क्या हुआ? कम से कम मैं तुम्हारी तरह बेशर्म इंसान तो नहीं। मैंने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है, तुम्हारी तरह बेईमानी से नहीं। तभी तैमूर ने कहा, तुमने शुरुआत से ही कृतिका से कोई बात नहीं की, बस उसे टारगेट करते रहे। क्यों? ऐसा करके तुम ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो जिनका तुमसे कोई लेना देना ही नहीं, या जिनके लिए तुम कोई मायने ही नहीं रखते। क्यों? क्या वो कोई बेवकूफ है जो वो उन्हें कृतिका को टारगेट करने का अपना कारण बता देगा? सच कहा जाए तो वर्धन दिल से कृतिका को जरा भी पसंद नहीं करता था। साथ ही वो कामत के करीब था जिसकी कृतिका से दुश्मनी थी। वो इंसान उम्र में कृतिका के पिता जितना बड़ा था। वो खुद भी कामत की एज ग्रुप में ही आता था और अपने एज के लोगों को कृतिका के हाथों हर्ट होते देखना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो ये भी महसूस कर सकता था कि वो लोग चाहकर भी उस लड़की को सबक नहीं सिखा पा रहे थे, जो कि उनके लिए काफी शर्मिंदगी भरी बात थी। किस्मत से तभी इस कंपटीशन की शुरुआत हुई जिसमें कृतिका भी पार्ट ले रही थी। इसलिए वर्धन ने तय किया कि वो यही उस लड़की को सबक सिखाएगा। खैर, वो एक जज था। कंटेस्टेंट को कितने मार्क्स देना है और कितने नहीं, ये उसे डिसाइड करना था, किसी और को नहीं। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कृतिका इस सिचुएशन को ऐसे बदल देगी। इस वक्त वहां का माहौल काफी बिगड़ा हुआ था। उस लड़की को कम मार्क्स देना उसके जजमेंट पर सवाल उठाने लगा था। चीजें इस तरह बिगड़ जाएंगी ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। एक सिंपल स्टूडेंट जिसका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना हो, इस तरह की सिचुएशन में चुप रहने के सिवा कर भी क्या सकता था? और कृतिका सच में इस सारे बखेड़े के दौरान शांत ही रही थी। उसने बिगड़ रही बात को और बिगड़ाने की कोई कोशिश नहीं की थी। कंपटीशन के पहले राउंड से लेकर अब तक उसने बस एक बात कही थी, उसे इस बात का डर नहीं कि कोई उसके टैलेंट को दबा सकता है। लेकिन इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि ऑडियंस में कई लोग ऐसे होंगे जो वर्धन और बाकी के दो जजेस से इस कदर नाराज हो जाएंगे। वर्धन को लग रहा था कि कृतिका का बैकग्राउंड सिंपल है, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि कृतिका के बैकग्राउंड में निखिल भी है। निखिल ओबेरॉय, जिसके साथ कृतिका ने अपने रिश्ते को अब तक पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था। साथ ही वर्धन को एक और बात मालूम नहीं थी, और वो ये कि जो भी ड्रामा उसने आज के कंपटीशन के दौरान किया था, उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर कुछ लोगों ने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। इस वक्त उनका ऑनलाइन एक्टिव रह पाना मुश्किल था, लेकिन उनके अपलोड किए गए वीडियो से इंटरनेट एक्सप्लोड होने लगा था। ये किस तरह का कंपटीशन हो रहा है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या रही अब? यहाँ पर जजेस किसी को उसके एक्टिंग स्किल्स पर मार्क्स नहीं दे रहे हैं। उनके मार्क्स देने का तरीका अपने पसंद पर है। जो उन्हें पसंद है उन्हें उनके द्वारा ज्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं। एक जज तो बस अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को ही ज्यादा मार्क्स दे रहा है। क्या वैल्यू रह गई अब इस कंपटीशन की? हाँ, अब ये कंपटीशन बस एक मजाक बनकर रह गया है, और इसका कारण है वो वर्धन। वर्धन के साथ बाकी के दो घटिया जजेस को भी मत भूलो। हाँ, मेरी गुजारिश है कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स से कि वे इन तीनों जजेस को जल्दी से जल्दी बदल दें। अगर ये आगे भी कंपटीशन को कंटिन्यू जज करते रहे तो न जाने कौन सा औना पौना स्टूडेंट्स इनकी वजह से विनर बन जाएगा। कई स्टूडेंट ने कंपटीशन के पहले राउंड में पार्ट लिए सभी 23 स्कूल्स को इसमें टैग कर दिया। कुछ ने ओबरॉय कॉर्पोरेशन को भी। यहाँ तक कि आरुषि और बाकी की नेशनल फिल्म अकादमी की लड़कियां और लड़के भी इस वीडियो का ट्विटर पर देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठे। तो उन्हें इस वर्धन ने जानबूझकर कम मार्क्स दिए थे। आरुषि और उसके साथ की लड़कियां पहले ही कंपटीशन के सेकेंड राउंड को पास कर चुकी थी। वो सब इस वक्त ऑडियंस के साथ बैठकर ये देख रही थी कि कौन आज के कंपटीशन को जीतता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आज उन्हें यहाँ ऐसा कोई ड्रामा देखने को मिलेगा। उनमें और कृतिका में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो ये कि कृतिका के साथ कुछ गलत होता था तो वो डायरेक्टली उसे टारगेट करने वाले पर अटैक करती थी। लेकिन यही हिम्मत आरुषि और बाकी लड़कियों में नहीं थी। उन्हें डर था कि फ्यूचर में अगर वे किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हों तो वहां भी वर्धन एक जज के रूप में मौजूद हो सकता था।
ऐसे में उनसे बदला लेने के लिए वो उन्हें कम मार्क्स देकर फिर से उस कंपटीशन से बाहर निकलवा देगा। इस वजह से कुछ करने की जगह वो बस चुपचाप ट्विटर पर हो रहे बवाल को शांति से देख रहे थे। निखिल ने जो कहा था उसके बाद वो होस्ट उसके पास आई। निखिल सर, कंपटीशन को कुछ देर के लिए रोक दो। निखिल ने फिर से कहा, यहाँ के एम्प्लॉय को दर्शकों के पास भेजो और उन्हें दर्शकों को ये समझाने के लिए कहो कि कंपटीशन एक छोटे से गैप के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम उनसे क्या कहेंगे? होस्ट ने सवाल किया। यही कि कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स जजेस को चेंज कर रहे हैं, निखिल ने धीमी आवाज में कहा। क्या? वो होस्ट हैरान हो गए। जजेस को चेंज करना? अभी इस वक्त आनंद फानन में कोई कैसे कंपटीशन को जज करने के लिए नए जजेस को ढूंढ कर लाएगा? एक जज की क्वालिफिकेशन वाला इंसान इस वक्त इमरजेंसी में कहां से मिलेगा? मान लो कि जजेस मिल भी गए, तो क्या उनके पास कंपटीशन को जज करने का वक्त होगा? उनके पास अपने भी कुछ प्रोफेशनल वर्क हो सकते हैं, या फिर उनके पास यहाँ आने का टाइम ही ना हो। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे ओबेरॉय कॉर्पोरेशन ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकता था। उनके पास भी अपने अपने जॉब होंगे। वो कंपटीशन को जज करने के लिए अपने काम को बेफिक्री से छोड़ तो नहीं सकते थे। और जो आज अचानक से हुआ था, उसका फैसला निखिल ने शायद ऑन द स्पॉट लिया था। उस होस्ट के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने निखिल के आगे कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। वो बस उतना कर सकती थी जो निखिल ने उसे करने के लिए कहा था। ऑडियंस तो अभी से बेचैन होने लगी थी। वो सब शांति से बैठ ही नहीं पा रहे थे। ये अचानक से क्या हुआ? क्या कंपटीशन को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? इसे आगे बढ़ाने का फायदा ही क्या है? कंपटीशन में वैसे भी सब कुछ अनफेयर हो रहा है, तो बेहतर होगा कि इसे यहीं बंद कर दिया जाए। अगर कंपटीशन को आगे भी कंटिन्यू करना है, तो पहले ऑर्गेनाइजर्स को वर्धन और बाकी के 2 बेईमान जजेस को फायर कर देना चाहिए। उसके बाद फिर से कंपटीशन को स्टार्ट करना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजर्स इन तीनों बेईमान जजेस के साथ ही कंपटीशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ऐसा होने नहीं देना चाहिए। क्यों ना हम यहाँ बखेड़ा खड़ा करें इस बात को लेकर कि जब तक ऑर्गेनाइजर्स वर्धन और बाकी के दोनों जजेस को चेंज नहीं कर देते, हम कंपटीशन को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। आइडिया तो अच्छा है। ये लोग यंग और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितनी मेहनत से सभी स्टूडेंट्स ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारियां की होंगी, लेकिन आखिर में उनके साथ हुआ क्या? फेवरेटिज्म के नाम पर उन्हें कम मार्क्स दिए गए और जिन्हें कम मार्क्स मिलने चाहिए थे उन्हें ज्यादा। वो सब छोड़ो और ये पता करो कि एक्चुअल में कंपटीशन को रोका क्यों गया है। कोई भी इस बारे में क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उस पल में वो होस्ट स्टेज के सामने वाले किनारे पर आई। फिर उसने कहा, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी। जैसा कि आप सब देख चुके हैं कि आज की कंपटीशन की जजिंग में कुछ समस्याएं हम सबके सामने आई है, जिसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कंपटीशन को थोड़ी देर के लिए पॉज किया जा रहा है। कहीं आज के कंपटीशन को बंद तो नहीं किया जा रहा? हमारे टिकट के पैसे बर्बाद चले जाएंगे। एक दर्शक जो कि स्टेज के नजदीक था, उसने जोर से सवाल किया। नहीं नहीं, कंपटीशन को बंद नहीं किया जा रहा, बस कुछ देर के लिए रोका जा रहा है। जल्दी ही इसे कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स के कहने पर हम जजेस को बदलने वाले हैं, होस्ट ने कहा। इसलिए आप सब बेचैन ना हो, थोड़ी देर इंतजार करें, उसके बाद कंपटीशन फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। जजेस बदले जा रहे हैं? किसी दर्शक ने कहा। कौन से जज? आप सब वर्धन को बदल रहे हैं क्या? अगर ऑर्गेनाइजर्स सच में ऐसा कर रहे हैं, तो बेझिझक ये करें। जितनी जल्दी हो सके उस वर्धन को जजिंग से बाहर निकाल दे। दर्शकों के इस सवाल का जवाब उस होस्ट के पास तो अभी तक नहीं था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और ये तय किया कि ऑडियंस जो चाहे वो सोच सकते हैं, क्योंकि वर्धन की जगह भटनागर, तैमूर और ज्योतिर्मय को बदला जा सकता था। निखिल ने उसे ये नहीं बताया था कि वो किस जज को या किन जजेस को बदलने वाला है, इसलिए होस्ट ने आगे कुछ भी नहीं कहा। वर्धन खुद भी ये नहीं सोच रहा था कि उसे जजिंग से हटाया जा सकता है। उसके हिसाब से तैमूर, भटनागर और ज्योतिर्मय ने कृतिका को उसकी परफॉर्मेंस के लिए फुल मार्क्स देकर कंपटीशन के रूल्स को ब्रेक किया था। इसलिए किसी जज को बदलना चाहिए था तो वो तीनों थे, ना कि वो खुद। अपने ख्याली पुलाव बनाते हुए वर्धन जोर से हंस पड़ा। फिर उसने अपना फ्लास्क बाहर निकाला और चाय पीने लगा। देखा, मैंने कहा था ना तुम लोगों से कि एक कृतिका के लिए रूल्स को ब्रेक करना कहीं से भी सही नहीं।
अब देखो कैसे तुम तीनों को तुम्हारी पोजीशन से हटाया जाता है। भटनागर और तैमूर पहले ही वर्धन से खार खाए हुए थे। उन्होंने उसकी बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं समझा। वे दोनों उस बेईमान जाहिल इंसान से किसी भी तरह की कोई बात ही नहीं करना चाहते थे। अगर कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स उन्हें उनकी पोजीशन से हटा भी देते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्हें कृतिका को फुल मार्क्स देने का कोई पछतावा नहीं था। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि जिन जजेस से उन्हें बदला जाएगा वे सब भी वर्धन की तरह ही बेईमान होंगे। फिर वे सब मिलकर इस कंपटीशन की रही सही इम्पोर्टेंस को भी बर्बाद कर देंगे। उनके जाने के बाद टैलेंटेड स्टूडेंट्स और भी मुश्किल में आ जाने वाले थे। अब ज्योतिर्मय ने उन दोनों को परेशान देखा तो उसने दिल ही दिल में खुद से कहा कि ये दोनों सच में अपने काम के प्रति ईमानदार है। लेकिन वर्धन नहीं, वो अपने काम को लेकर जरा भी ऑनेस्ट नहीं। आप दोनों चिंता ना करें, ज्योतिर्मय ने धीमी आवाज में कहा, इतनी धीमी कि वर्धन उसकी बात ना सुन पाए। उसे घमंड से बेफिक्र होकर चुस्की लेते हुए चाय को पीते देख ज्योतिर्मय को उससे घिन आ रही थी। उसे ऐसे ही घमंड में खुश रहने देना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में वो पूरी तरह रोने वाला था। निखिल सर, हम तीनों को चेंज नहीं करने वाले हैं, ज्योतिर्मय ने धीमी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उसकी बात सही भी थी। कोई कृतिका को परेशान करे और निखिल उसे सबक ना सिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। हालांकि ज्योतिर्मय ने निखिल से ये नहीं पूछा कि वो किस जज को बदलने वाला है, लेकिन वो श्योर था कि कोई जज बदला जाने वाला है तो वो वर्धन है। वो तो अभी से ये इमेजिन करने लगा था कि जब वर्धन को बदला जाएगा तो उसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशंस होंगे। ज्योतिर्मय सर, क्या आप इस बात को लेकर कंफर्म हैं? भटनागर ने धीमी आवाज में सवाल किया। हाँ बिल्कुल, ज्योतिर्मय ने कहा। अगर वर्धन और उसके साथ के दो जजेस को बदला नहीं गया तो मैं ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अपने मैनेजर की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। उसकी बात सुनकर तैमूर और भटनागर दोनों ही शॉक्ड हो गए। क्या इतनी बड़ी शर्त कोई ऐसे ही रख सकता है? या तो निखिल सर पूरे जज पैनल को चेंज कर देंगे या फिर उन तीनों को। वो किसी भी कीमत पर उन तीनों को आगे भी जजिंग नहीं करने देंगे। बस इंतजार करो और देखो, ज्योतिर्मय ने कहा। ठीक है, मुझे आपकी बात पर विश्वास है, भटनागर ने सहमति में अपने सर को हिलाते हुए कहा। उसने दिल ही दिल में सोचा कि जो ज्योतिर्मय ने कहा उसके ना हो पाने पर जब वो अपनी जॉब से रिजाइन करने की बात कर रहा है तो जो वो कह रहा है वो सही ही होगा। वो तीनों काफी धीमी आवाज में बात कर रहे थे, जिस वजह से वर्धन, दीपक और रोशन उनकी बातें सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन उन तीनों को आपस में खुसर फुसर करते देख, साथ ही बीच बीच में उनके चेहरे पर आई परेशानी को देख उन्हें यही लग रहा था कि तैमूर और बाकी दोनों जजेस काफी परेशान और घबराए हुए हैं। वर्धन ने फिर से अपनी चाय की चुस्की ली और रोशन से कहा, देखो वो तीनों कितने नर्वस हैं, थोड़ी देर पहले की उनकी गर्मी अब एकदम से ठंडी पड़ गई है। रोशन मुस्कुरा उठा। वो, वर्धन और दीपक पिछले ही दिन मिलकर आज क्या करना है इसकी सारी प्लानिंग कर चुके थे। विनोद से पहले ही उसने फोन पर बात कर ली थी। इधर कृतिका अब तक बैक स्टेज से बाहर आ चुकी थी। किस्मत से उसकी नजर वर्धन पर पड़ी, जो कि दीपक और रोशन के करीब उचक कर धीमी आवाज में उनसे बातें कर रहा था। उसकी नजरें उन तीनों पर अटक गई और फिर वो वापस से बैक स्टेज चली गई। अपने पीआर वर्क के दौरान कृतिका को अपने पर्स में मिनी वॉइस रिकॉर्डर पेन रखने की आदत हो गई थी, जो कि कभी भी उसके काम आ सकता था। उसने वो रिकॉर्डर पेन एक एम्प्लॉय को देने की कोशिश की, जो कि जजेस टेबल पर पानी की बोतल और टी पहुंचाने जा रही थी। क्या आप किसी तरह इस पेन को मिस्टर वर्धन के आसपास रख सकती हैं? पीआर वर्क के दौरान वो अपने क्लाइंट्स को दिए जाने वाले प्रेजेंटेशन को उस पेन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती थी और प्रेजेंटेशन से ठीक पहले उसे सुना करती थी। यहाँ उसने इस पेन का यूज अपने स्क्रिप्ट को पढ़ने और याद करने के लिए किया था। अपनी डायलॉग्स को रिकॉर्ड करने के बाद वो बार बार उसे सुना करती थी, ताकि अगर उसकी डायलॉग डिलीवरी में कोई कमी हो तो वो उसमें सुधार कर सके। उस पेन को अपने साथ रखना उसकी आदत बन चुकी थी और इत्तेफाक से वो आज भी उस पेन को अपने साथ लेकर आई थी। आखिर में वो पेन आज भी उसके काम आने वाला था। उस एम्प्लॉय में ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत कृतिका की रिक्वेस्ट को मना करने के लिए अपना मुंह खोला। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, कृतिका ने उसके हाथ में नोटों का एक बंडल पकड़ा दिया। वो जानती थी कि ऐसे काम बिना पैसे के कोई करने को तैयार ही नहीं होगा।
उसने काउंट नहीं किया कि उसने उस एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए और उस छोटे से तुड़े मुड़े नोटों के बंडल में 500 के कम से कम 10 से 15 नोट जरूर होंगे। वो एम्प्लॉय एक यंग लड़की थी। उसने झट से उन पैसों को थामा और अपने इनर के अंदर छिपा लिया। इसके तुरंत बाद उसने वो पेन कृतिका से ले लिया और उसे फर्श पर दूसरी तरफ गिरा दिया। कृतिका मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। फिर उस लड़की ने आगे बढ़कर वो पेन उठा लिया और अपनी जीन्स की पिछले पॉकेट पर रख दिया। सॉरी, ये पेन मेरा है, गलती से वह नीचे गिर गया था। हाँ बिल्कुल, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लड़की भी मुस्कुरा उठी। इसके बाद उसने वो टी पॉट अपने एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ में पानी की बोतलों का बकेट पकड़ा। फिर वो जजेस टेबल की ओर बढ़ गई। उसके जजेस टेबल की तरफ जाने के बाद भी कृतिका की नजर उस लड़की पर टिकी हुई थी। उसने देखा कि वो जजेस टेबल के सामने से उन्हें पानी की बोतल और टी सर्व करने की जगह उनकी कुर्सी के बगल में आकर बारी बारी से उन्हें टी और पानी की बोतल सर्व कर रही थी। इसी दौरान जब वो वर्धन के खाली हो चुके टी फ्लास्क को भर रही थी, तो अपने दूसरे हाथों से उसने कृतिका का दिया पेन अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और उसे वर्धन की सीट के पीछे बने एक खांचे में अटका दिया। उन्हें टी और पानी की बोतल दे देने के बाद वो तेज कदमों से वहां से निकल गई। वर्धन को इस बात की जरा भी भनक नहीं पड़ी कि उस लड़की ने उसकी कुर्सी के पीछे एक पेन अटका दिया था। वो तो उस लड़की के वहां से जाने के इंतजार में था ताकि जो बात उसके पेट में अटकी पड़ी थी वो बात वो दीपक और रोशन से कह सके। उस लड़की के चले जाने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, चाहे जो भी हो, आज वो कृतिका इस कंपटीशन से बाहर होकर ही रहेगी। अब हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि कृतिका के बाद आने वाले 4 परफॉर्मेंस को हम किस तरह के मार्क्स देंगे। हमें उन्हें किस तरह के मार्क्स देने चाहिए। जिस ऑर्डर से स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया जा रहा है उस हिसाब से सबसे पहले तुम स्टूडेंट्स को मार्क्स दोगे, उसके बाद हम दोनों। हमारे मार्क्स दे लेने के बाद स्टूडेंट्स को मार्क्स देने की बारी भटनागर और बाकी दोनों जजेस की आएगी। अगर हम आने वाले स्टूडेंट्स को हाई मार्क्स देंगे तो कृतिका को जिताने के लिए भटनागर और बाकी के दोनों जजेस जानबूझकर उन्हें कम मार्क्स देंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दीपक ने सवाल किया। वो तीनों तो ज्योतिर्मय, तैमूर और भटनागर से भी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। नहीं, वे लोग किसी भी स्टूडेंट को जानबूझकर कम मार्क्स नहीं देंगे। वो लोग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही उन्हें मार्क्स दे रहे हैं। उन्हें अपनी रेपुटेशन की काफी चिंता है। इसलिए चाहे जो भी हो, उनके मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के लिए अनफेयर नहीं होंगे। वर्धन ने धीमी आवाज में कहा। ये तीनों निहायत ही बेवकूफ हैं, जिन्हें अपनी पोजीशन का फायदा उठाना ही नहीं आता है। वैसे भी तुम दोनों ने सुना नहीं, ओबरॉय कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट कुछ जजेस को बदलने वाला है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वे हम तीनों को तो गलती से भी नहीं मत लेंगे। वर्धन की आवाज कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। हालांकि हमने कई स्टूडेंट्स को लो मार्क्स दिए, लेकिन वो मार्क्स इतने भी लो नहीं थे कि किसी को इससे ऐतराज हो। अच्छी बात यह है कि हमारे मार्क्स पर सही और गलत की आर्गुमेंट की जा सकती है, लेकिन उन तीनों के मार्क्स पर नहीं। कौन से जज ने आज तक इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप में किसी स्टूडेंट को फुल ऑन 10 मार्क्स दिए हैं? इतने हाई मार्क्स देकर उन्होंने इस कंपटीशन की वैल्यू को ही खत्म कर दिया है। इसलिए मैं इतनी तसल्ली से ये बात कह रहा हूँ कि अगर यहाँ किसी जज को बदला जाएगा तो वो ये तीनों होंगे, हम नहीं। वर्धन जो कह रहा है उसमें लॉजिक है। हमारे मार्क्स पर सही और गलत की बहस की जा सकती है, लेकिन उनके मार्क्स पर नहीं। इस तरह से कोई भी हमें डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर पाएगा। रोशन मुस्कुराया। वैसे भी जज हम हैं और किसे किस बेसिस पर मार्क्स देना है ये हमें नहीं। दीपक ने धीमी आवाज में कहा, ऐसी बात है तो इस राउंड के बाद मेरे स्कूल के बच्चों के मार्क्स पर भी ध्यान दीजिए। चिंता मत करो, हम तीनों जब एक साथ हैं, हमारे स्कूल के स्टूडेंट अच्छे मार्क्स के साथ अगले राउंड में जरूर जाएंगे। वर्धन ने कहा। न सिर्फ वो अगले राउंड में जाएंगे, बल्कि इस कंपटीशन को जीतने वाला स्टूडेंट भी हम तीनों में से ही किसी एक के स्कूल का स्टूडेंट होगा। वर्धन खुशी खुशी धीमी आवाज में बेफिक्री से उन दोनों से बातें कर रहा था। वो तीनों ही काफी खुश थे। भले ही उनकी वजह से स्टूडेंट और ऑडियंस खुश ना हो, लेकिन उन्हें अपने घमंड में किसी की कोई परवाह नहीं थी। उनका जज होना कंपटीशन के दौरान उन्हें कुछ भी करने की ताकत दे रहा था। स्टूडेंट और ऑडियंस के पास कोई पावर नहीं थी, वे हेल्पलेस थे। पावर थी तो बस जजेस के पास। वे जिस स्टूडेंट को आगे बढ़ने देना चाहते थे वही इस कंपटीशन में आगे बढ़ सकता था। और ये फीलिंग बर्तन को
अंदर ही अंदर खुशी से बुलाई दे रही थी। तभी अचानक से कंपटीशन वेन्यू के एंट्रेंस हॉल के पास एक हलचल सी मच गई। वहां क्या हो रहा है? रोशन ने सवाल किया। तभी जजेस उस ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि ऑडियंस मेंबर ऑलरेडी जोश में आ चुके थे। ओ बाबा रे! ये तो इंडिया के टॉप थिएटर डायरेक्टर विभूति नारायण हैं। थिएटर से रिलेटेड डायरेक्टर और एक्टर को मिलने वाला ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो विभूति को ना मिला हो। एक ऑडियंस मेंबर ने कहा। तुम इतने पुराने थिएटर एक्टर तक को जानते हो? हाँ, इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? मैं उनके शो हमेशा से देखते आया हूँ। मैं क्या, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जब भी विभूति के डायरेक्शन में बना कोई ड्रामा थिएटर में दिखलाया जाता है तो हजारों की भीड़ में लोग उसके शो को थिएटर में देखने के लिए जाते हैं। लेकिन आज वो यहाँ कैसे आ गए? अब तो उन्होंने अपनी पब्लिक अपीयरेंस काफी कम कर दी है। अब तो वो मुश्किल से कभी कभार किसी अवार्ड सेरेमनी में विनर को अवार्ड देने के लिए एज अ गेस्ट ही नजर आते हैं। उनके पीछे देखो, वो तो नम्रता है ना, वो तो 80s की बहुत बड़ी अदाकारा है। उन्होंने विभूति की डायरेक्शन में भी काम किया है। जवानी के दिनों में जिस बला की खूबसूरत वो लगती थी, उसकी बराबरी आज की कोई एक्ट्रेस नहीं कर सकती है। तब वो एक अनपैरेलल ब्यूटी थी। उस वक्त तो आज के टाइम जितना मेकअप वगैरह भी नहीं होता था। उनसे जुड़ी हर एक बात नेचुरल थी, बिल्कुल एक रियल ब्यूटी की तरह। वो आज भी मेरी आइडियल है। नम्रता ने आज तक किसी कंपटीशन को जज नहीं किया है। उसने हमेशा बस अपने एक्टिंग करियर पर ही ध्यान दिया। उसके लिए मूवी, टेलीविजन शो या थिएटर ड्रामा में कोई फर्क नहीं था। बस उसे ऑफर किया गया रोल दमदार हो, फिर वो खुद को मिले ऑफर को कभी रिजेक्ट नहीं करती थी। फिर वो आज यहाँ कैसे आ गई? भगवान का शुक्र है कि मैं कंपटीशन देखना छोड़कर यहाँ से लौटी नहीं। इसके बाद ही किसी ने जुगलबंदी में कहा, हाँ, तुम्हारी तरह मैंने भी हिम्मत से काम लिया और यहाँ से लौटने की जल्दबाजी नहीं की। इन दो बड़ी हस्तियों को यहाँ देख पाना हमारे बर्बाद हो चुके दिन को खुशनुमा कर गया। आज के लिए कंपटीशन की टिकट लेना हम लोगों के लिए बेकार का सौदा साबित नहीं हुआ। अरे, इन दोनों के पीछे देखो, किसी ने एकदम से शॉक्ड होते हुए कहा। विभूति और नम्रता के पीछे पीछे कंपटीशन वेन्यू में मोहनीश एंटर कर रहा था। ये तो मोहनीश है। वो तो स्टेज से नीचे वीआईपी सीट पे बैठा हुआ था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों वर्धन, दीपक और रोशन की जगह लेने वाले हैं? किसी दर्शक ने अंदाजा लगाया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मोहनीश की बात अलग है। हालांकि उसे कंपटीशन का जज बनने के लिए राजी करना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन विभूति और नम्रता को साथ में एज ए जज यहाँ लाना कंपटीशन के लेवल को बहुत ऊपर ले जाएगा। इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के बाद इंडिया की सबसे बड़ी एक्टिंग कंपटीशन द परफॉर्मर को ऑर्गेनाइज किया जाना है। अगर ये तीनों उस शो में जज बनना तय करते तो उस शो की व्यूअरशिप हद से ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन इन तीनों ने इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप का जज बनना तय किया है। वो कंपटीशन जिसे टीवी पर दिखाया ही नहीं जा रहा है। यहाँ मौजूद ऑडियंस की संख्या टीवी पर आ रही किसी कंपटीशन को देखने वाले ऑडियंस की संख्या से तो लाख गुना कम होगी। ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये तीनों इस कंपटीशन के जज बनेंगे। अचानक से ऑडियंस को लगने लगा कि वर्धन, रोशन और दीपक नाम के तीन मुर्गों को काटने के लिए ऑर्गेनाइजर्स किसी बकरे को काटने वाले कसाई की तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे। इतने नामी गिरामी लोगों को जज बनने के लिए इनवाइट करना एक तरह से राई का पहाड़ बनाने वाली बात थी। उन तीनों के वहां आने पर निखिल खुद उठकर उन तीनों का वेलकम करने उनके पास गया। नम्रता, विभूति, मोहनीश, आप तीनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कहते हुए निखिल ने उन सब से बारी बारी से हाथ मिलाया। हाँ, इसमें शुक्रिया जैसी बात कहाँ से आ गई? मैं तो ऐसे भी घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था। जब तुमने मुझे यहाँ के सिचुएशन के बारे में बताया तो मुझे खुद भी ये सब हद से ज्यादा गलत लगा, विभूति ने कहा। एक्चुअली जिस दौरान वर्धन और बाकी के दो जजेस ने वहां तमाशा खड़ा किया हुआ था और जब उनसे नाराज होकर ऑडियंस देर तक हंगामा कर रही थी, उसी दौरान मोहनीश खुद से विभूति और नम्रता को लाने के लिए उनके घर चला गया था। अच्छी बात ये थी कि उनका घर नेशनल ड्रामा एकेडमी से ज्यादा दूर नहीं था। कृतिका और उसके परफॉर्मेंस को कुछ लोगों ने
पहले ही ट्विटर पर अपलोड कर दिया था। उन्हें अपने साथ लेकर आते हुए बीच रास्ते में ही उसने अपने मोबाइल पर उन्हें कृतिका की परफॉर्मेंस दिखला दी थी। उसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद वे दोनों भी कृतिका की एक्टिंग एबिलिटी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। विभूति ने मजाक में ही नम्रता से सवाल किया, अगर तुम कृतिका की जगह होती तो कैसा परफॉर्म करती? नम्रता ने मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, मैं मैं डेफिनेटली कृतिका जितना अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन एक बात में मैं उससे बेहतर होती, और वो ये कि उसे दिए गए कैरेक्टर के एज को मैच करना। उस फिल्म में चांदनी का कैरेक्टर 40 की उम्र का है, चाहे कृतिका ने उसके कैरेक्टर को कितने भी अच्छे ढंग से क्यों ना परफॉर्म किया हो, उम्र में यंग होने की वजह से वो उसके जैसी तो जरा भी नहीं लगती। साथ ही उसकी आवाज भी नॉर्मली किसी 40 साल के एज की औरत जैसी नहीं थी। भले ही उसने अपनी आवाज में भारीपन लाया हो, लेकिन उसका यंग होना उसकी आवाज को उतना गहरा नहीं कर पाया जितना उस कैरेक्टर को प्ले करते वक्त एक्चुअल में होना चाहिए था। कुछ लोग पहले ही परसेप्शन बना लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए। इस वजह से उन्हें कृतिका की परफॉर्मेंस में बहुत हल्की ही सही, लेकिन एक कमी जरूर नजर आई होगी। लेकिन एक बात मैं मानती हूँ, इस लड़की में दम है। इसके अंदर एक्टिंग टैलेंट कोट कोट कर भरा हुआ है। हाँ, इसी वजह से वर्धन, दीपक और रोशन ने उसे जो मार्क्स दिए वो मुझे ऑनेस्ट नहीं लग रहा। विभूति ने कहा, इस लड़की की परफॉर्मेंस को 9 में से 10 के बीच में मार्क्स मिलना ही चाहिए था। अगर किस्मत आप दोनों को मौका दे तो आप दोनों को कृतिका के साथ एक्टिंग स्टेज जरूर शेयर करनी चाहिए। उसके साथ एक्टिंग करने के बाद आपको एहसास होगा कि उसके साथ एक्टिंग करना इतना एडिक्टिव हो सकता है। मोहनीश ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं उसके साथ परफॉर्म कर रहा था और तब जब उसने अपना पहला डायलॉग बोला, मैं तो उसकी उम्र को भूल ही गया। मैं ये भूल गया कि वो एक स्टूडेंट है। मैं खुद को उसे आप जैसे टैलेंटेड एक्टर की श्रेणी में डालने से रोक ही नहीं पाया। वो सच में एक लाजवाब एक्ट्रेस है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा है। अगर वो आगे फाइनल्स में पहुंचती है तो हम दोनों के पास भी मौका होगा कृतिका को लाइव परफॉर्म करते हुए देखने का। मोहनीश के उन दोनों को सब कुछ बता देने के कारण जब वे दोनों कंपटीशन वेन्यू में पहुंचे तो उन्हें पहले से ही पता चल चुका था कि कुछ देर पहले वहां क्या बवाल हुआ था। मेरे लिए ये पहला मौका है जब मैं किसी कंपटीशन की जज बनूंगी। मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि यंग जनरेशन के एक्टर कितने टैलेंटेड है। नम्रता भी मुस्कुराते हुए बोली, काश ऐसा कोई मौका मुझे पहले दिया गया होता। इस तरह से मैं कोई अनएक्सपीरियंस जज तो नहीं कहलाती। आप तीनों का यहाँ आकर इस बिगड़ी सिचुएशन को सॉल्व करने में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल ने फिर से उनका आभार जताया। मुझे विश्वास है आप तीनों की अनबायस्ड जजिंग से आगे किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत नहीं होगा। चलो अब जल्दी से कंपटीशन को रीस्टार्ट करो, विभूति ने कहा। हम पहले ही हाय हेलो में काफी टाइम बर्बाद कर चुके हैं। उनके ये कहने के बाद निखिल पर्सनली उन तीनों को जजेस टेबल के पास लेकर आया, जिससे कि वहां मौजूद सभी जजेस अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। चाहे कारण उनका सीनियर होना हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री में किया गया उनका योगदान, विभूति और नम्रता का स्टेटस इंडस्ट्री में काफी हाई लेवल का था। किसी में भी उन दोनों को डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें वहां आते देख वर्धन ने घमंड से मुस्कुराते हुए कुछ सोचकर ज्योतिर्मय, भटनागर और तैमूर की तरफ देखा। जरूर इन तीनों को यहाँ मेरे को जजेस की जगह लेने के लिए लाया गया है। यानी कि जजेस पैनल में से बस 3 लोगों को चेंज किया जाने वाला है और बदलने जाने वाले जज हैं तैमूर, भटनागर और ज्योतिर्मय ही। वर्धन को किसी अनहोनी का जरा भी डर नहीं था। हेलो नम्रता मैम, हेलो विभूति सर। वर्धन ने तुरंत उन दोनों का वेलकम किया। उन दोनों ने भी वर्धन के हेलो का जवाब मुस्कुराते हुए हेलो कहकर दिया। उन्होंने उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो दोनों उससे चिढ़े हुए हैं। आप दोनों यहाँ कैसे? वर्धन ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हम भी आपके जजेस पैनल को ज्वाइन करने के लिए आए हैं, नम्रता मुस्कुराते हुए बोली।
अच्छा अच्छा। वर्धन ने कंफ्यूज होने का ड्रामा किया और फिर उसने पूछा, तो आप किन्हें एज अ जज रिप्लेस करने वाले हैं?" नम्रता बस मुस्कुराती रही। उसने वर्धन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। विभूति ने भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट बनाए रखी। वो भी वर्धन के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। वर्धन के दांत तिपोरते चेहरे को देख निखिल ने गुस्से से कहा, "मिस्टर वर्धन, मिस्टर रोशन और मिस्टर दीपक, कंपटीशन के कुछ दिन आप तीनों के लिए काफी मुश्किल भरे रहे। अब आप लोग छुट्टी लेकर आराम कर सकते हैं। आज से आप तीनों की जगह नम्रता, विभूति और मोहनीश लेगी।" वर्धन का हंसता मुस्कुराता चेहरा अगले ही पल लटक गया। तैमूर और भटनागर तो एक दूसरे का चेहरा ही देखते रह गए। ना चाहते हुए भी वो दोनों अपने चेहरे पर आई खुशी को किसी से छिपा नहीं पाए। ज्योतिर्मय तो पहले ही इस बात पर दांव लगा चुका था कि अगर उसे तैमूर या भटनागर में से किसी भी जज को बदला गया तो वो ओबेरॉय कॉरपोरेशन से रिजाइन दे देगा। उन दोनों के सामने अपनी जॉब को दांव पर लगाने की शर्त रखने के बाद भी तैमूर और भटनागर ज्योतिर्मय की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण था वर्धन का जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर उन्हें ताना देते हुए कहना कि उन्होंने कृतिका को 10 ऑन 10 मार्क्स देकर बहुत बड़ी गलती की है। पनिशमेंट के तौर पर शो के ऑर्गेनाइजर उन तीनों को निश्चित ही बदल देंगे। इस वजह से ज्योतिर्मय के उन्हें भरोसा दिलाने के बाद भी कि वे तीनों नहीं बदले जाएंगी, वो दोनों परेशान थे। लेकिन जब उन्होंने अपने कानों से ये सुन लिया कि वर्धन, दीपक और रोशन को जज की पोजीशन से हटाया जा रहा है, तब जाकर उन दोनों ने चैन की सांस ली। उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे किसी स्कूल एग्जाम में पास होने वाले छोटे बच्चे के चेहरे पर होती थी। दूसरी ओर वर्धन और बाकी के दोनों जजेस हैरान परेशान थे। हम तो ईमानदारी से स्टूडेंट्स को स्कोर दे रहे थे, फिर हमें क्यों चेंज किया जा रहा है? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें क्यों चेंज किया जा रहा है? गौतम तेज कदमों से स्टेज पर उनके पास आते हुए सर्द आवाज में बोल पड़ा। तब निखिल ने उन तीनों को फटकार लगाई। "मैं कंपटीशन के पहले राउंड में यहाँ नहीं था। इस वजह से मुझे यहाँ हो रही अनफेयर जजिंग का पता ही नहीं चला। लेकिन आज यहाँ आने के बाद मैंने अपनी आंखों से हो रही यहाँ पर धांधली को देख लिया। इस बार इंडियन आर्ट्स कंपटीशन में दूसरे तेज स्कूल के साथ साथ ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। इस इन्वेस्टमेंट का कारण है न्यू जनरेशन के एक्टर्स की हेल्प करना। ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने तुम सभी जजेस पर विश्वास किया कि तुम सब अपने अपने काम को ईमानदारी से करोगे। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो मैंने एहसास किया कि तुम तीन किस तरह से अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए स्टूडेंट्स को लो मार्क्स दे रहे हो। तुम तीनों ने ना सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ गलत किया है, बल्कि तुमने इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के महत्व को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। तुम तीनों की वजह से इस कंपटीशन की छवि बुरी तरह से खराब हुई है। निखिल आगे कहता रहा। ओबेरॉय कॉरपोरेशन का इस कंपटीशन में इन्वेस्ट करने का इकलौता कारण था स्टूडेंट्स की हेल्प करना। टैलेंटेड स्टूडेंट्स के एक्टिंग करियर को बिना किसी कास्टिंग काउच के नई ऊंचाइयों पर ले जाना, कंपटीशन को क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनाना। हम इस कंपटीशन को इसमें पार्ट लेने वाले हर स्टूडेंट के लिए फेयर बनाना चाहते थे। इससे पहले इस कंपटीशन को 5 बार ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, लेकिन आज जो यहाँ हुआ उससे पहले कभी भी इस कंपटीशन को ऐसी घटिया सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा था। तुम तीनों ने इस कंपटीशन की गरिमा को बर्बाद करके रख दिया। इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले सभी 23 स्कूल पैन इंडिया फेमस हैं। उन स्कूलों की रेपुटेशन को तुम तीन घटिया लोगों की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। निखिल धीमी आवाज में वर्धन, दीपक और रोशन पर गुर्राया। एकदम सही कहा आपने। एक दर्शक जो जजेस के बैठने वाली जगह के बाद की रो में बैठा हुआ था, उसने निखिल की आवाज सुन ली और तुरंत निखिल को शाबाशी दी। बात एक कान से दूसरे कान तक ऑडियंस में फैलने लगी और फिर सभी शोर शराबा करने लगे। इस वक्त वर्धन, दीपक और रोशन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो चुका था। जैसे ही उन तीनों की नजर ज्योतिर्मय, तैमूर और भटनागर पर गई, जो कि उन तीनों को देख चिढ़ाने वाले स्टाइल में हंस रहे थे, उनका सिर शर्म से झुक गया। लेकिन फिर वर्धन ने बेशर्मी दिखाई
और अपनी गलती को मानने से इनकार कर दिया। निखिल सर, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। हमने गलत क्या किया? अगर आप हमारे काम से खुश नहीं, तो बेशक हमें बदल दीजिए। लेकिन आपका ये कहना कि हमारी वजह से इस कंपटीशन की छवि खराब हुई है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप डिसऑनेस्ट जजिंग का इल्जाम लगाकर हमारी रेपुटेशन को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। तुम अभी भले ही इसे एक्सेप्ट ना करो, लेकिन तुम तीनों को तुम्हारी पोजीशन से हटाने के बाद तुरंत ही ओबरॉय कॉर्पोरेशन तुम तीनों को तुम्हारी बायस जजिंग के लिए इन्वेस्टिगेट करेगी। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निखिल गुर्राया। क्या बात है मिस्टर मलिक, एकदम सही। इन तीनों को इन्वेस्टिगेट तो किया ही जाना चाहिए। वहां बैठे दर्शक जो अब निखिल की बात पर ध्यान देने लगे थे, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वर्धन, अपनी जगह खाली करो। तुम वाहियात हो। तुम्हारे कुछ भी एडमिट नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला। हमने तुम्हें अपनी आंखों से बायस जजिंग करते हुए देखा है। हम सब तुम्हारे बकवास जजमेंट के एविडेंस हैं। तुम्हारा कंटेस्टेंट को स्कोर देने का तरीका अनफेयर था। इन ऊंची आवाजों के बीच रोशन अपनी जगह से उठकर वर्धन के सपोर्ट में खड़ा हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका फ्यूचर, उसका करियर सब एक झटके में बर्बाद हो जाता। इस वक्त वो वर्धन की ही तरह जिद्दी होकर खुद पर लग रहे बायस जजिंग के इल्जाम को नकारने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वैसे भी किन्हें कैसे स्कोर देना है, ये बात तो उनकी अपनी पसंद, अपनी पर्सनल थिंकिंग पर डिपेंड करती थी। इसमें कोई उन पर खराब जजिंग का इल्जाम कैसे लगा सकता था? कोई भी उनकी जजिंग से नाराज हो सकता था, लेकिन उनके खिलाफ आवाज उठाने की किसी को हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। हमें चीजों को पहले अच्छे से क्लियर करना होगा। आप हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते हो। हम खुशी से अपनी कुर्सी दूसरे जजेस को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इल्जाम के साथ नहीं कि हमने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। रोशन ने कहा, जब तक आप हम पर लगाए गए इल्जाम को वापस नहीं लेते हैं, तब तक हम जजेस की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। साथ ही हम इस कंपटीशन को भी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। मैं भी रोशन की बात से सहमत हूँ। दीपक रोशन के सपोर्ट में आते हुए बोला। एक्चुअल में इस सिचुएशन में उन तीनों का ही गला कटने वाला था। ऐसे में उन तीनों का एक दूसरे के साथ डटे रहना जरूरी था। सच कहा जाए तो इस पल के पहले तक उन तीनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि किसी एक लड़की को दिए गए लो मार्क्स जैसी छोटी बात का इतना बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। किसी महत्वहीन लड़की के लिए कंपटीशन के जजेस के साथ साथ ऑर्गेनाइजर्स भी उनके खिलाफ हो गए थे। वो लड़की बस एक मामूली कंटेस्टेंट थी। उसके साथ उन्होंने जो किया वो तो किसी को दिखाई तक नहीं देना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। हालांकि सबको दिखाने के लिए वो तीनों एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सच कहा जाए तो अब उन्हें अपने किए को लेकर थोड़ा थोड़ा पछतावा तो होने लगा था। अगर उन्हें पता होता कि कृतिका के साथ कुछ गलत कर वो किसी सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं, तो वे तीनों गलती से भी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करते। सबसे ज्यादा परेशान तो उन तीनों में वर्धन था। वो अंदर ही अंदर पछता रहा था कि उसने क्यों कृतिका को कम मार्क्स दिए, लेकिन बाहर से वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। साथ ही वो अब कृतिका से और भी ज्यादा नफरत करने लगा था। इससे पहले वो उसे इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि उस लड़की ने उसके बड़े भाई जैसे कामत को तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन आज से वो उसे पर्सनली हेट करने लगा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर फ्यूचर में उसे दोबारा से कोई मौका मिलेगा तो वो कृतिका का जीना हराम करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस वक्त वो फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था। उसे पहले अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलना था। स्टेज के नीचे उर्मिला देवी और पल्लवी गुस्से से बौखलाए जा रही थी। वो दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे, और जब उन्होंने उन तीनों के घटिया एक्सक्यूज को सुना तो वो दोनों बौखला कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उन्हें गुस्से से स्टेज की तरफ बढ़ती देख शंभेश्वर ने उर्मिला देवी को और शशिकांत ने पल्लवी को उनकी जगह पर वापस खींचा। निखिल वहां है ना, फिर तुम दोनों को स्टेज पर जाने की क्या जरूरत है? तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। निखिल सब संभाल लेगा।
शंभेश्वर ने उन्हें समझाया। इस दौरान कृतिका स्टेज पर दर्शकों की साइड से होते हुए वापस आई। वो उस रो से होते हुए वापस से स्टेज पर जा रही थी जो जजेस टेबल के ठीक पीछे था। लोगों की नजरों से बचते हुए उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर वो पेन रिकॉर्डर वर्धन की सीट के पीछे से निकाल लिया। फिर वो तेज कदमों से स्टेज पर आ गई। तुम्हें एविडेंस चाहिए? कृतिका ने मुस्कुराते हुए वर्धन और बाकी के जजेस को देखा और निखिल के बगल में आकर खड़ी हो गई। जब निखिल ने उसके आगे बढ़े हाथ पे वो पेन देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वो पेन सिर्फ एक पेन नहीं है। उसने झट से वो पेन पकड़ लिया। कृतिका भी यही चाहती थी। अगले ही पल कृतिका ने उस पेन रिकॉर्डर का बैक स्विच दबाया, जिसके साथ ही उस रिकॉर्डर से वर्धन की आवाज सबको सुनाई देने लगी। चाहे जो भी हो, हमारे दिए गए लो मार्क्स के कारण कृतिका को इस कंपटीशन से बाहर होने से अब कोई रोक नहीं सकता। चलो, अब ये तय कर लेते हैं कि आगे आने वाले 4 कंटेस्टेंट को हमें कैसे मार्क्स देना है। इसके तुरंत बाद उन लोगों को दीपक की आवाज सुनाई दी। हमें उन्हें कैसे मार्क्स देने चाहिए? जिस ऑर्डर से अब तक हम स्टूडेंट्स को स्कोर देते आए हैं, उस हिसाब से सबसे पहले स्टूडेंट को स्कोर देने की बारी तुम्हारी होगी। फिर मैं और रोशन। हमारे स्टूडेंट्स को मार्क्स दे लेने के बाद भटनागर और बाकी के दोनों जजेस का टर्न आएगा। अगर हम आने वाले कंटेस्टेंट्स को ज्यादा मार्क्स देते हैं तो भटनागर, तैमूर और ज्योतिर्मय जानबूझकर उन्हें कम मार्क्स देंगे ताकि कृतिका कंपटीशन से बाहर ही न हो पाए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अपनी अपनी आवाजों को साफ साफ सुनकर वर्धन और दीपक की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कुछ पल पहले ही कही गई अपनी बातों को इतनी जल्दी तो भूल नहीं सकते थे। वो सब उन्होंने खुद कहा था। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि उस पेन रिकॉर्डर से रोशन की भी आवाज बाहर आई। वर्धन की बातों में लॉजिक है। हमने जो मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए हैं वो सही है या गलत, इस पर बहस की जा सकती है। लेकिन कोई भी हमारे दिए गए मार्क्स में किसी भी गलती को ढूंढ नहीं पाएगा। वैसे भी जज हम हैं। इस तरह के कंपटीशन को जज करने का एक्सपीरियंस हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। एक्सपीरियंस। इस सेंटेंस को सुनने के बाद वहां मौजूद हर शख्स का दिल उन तीनों के लिए पत्थर सा हो गया। किस एक्सपीरियंस की बात कर रहा है ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों ने ये काम पहले भी किया है? किसी कंपटीशन के जज बनकर ये तीनों पहले भी स्टूडेंट्स को गलत तरीके से जज करते हुए कम मार्क्स दे चुके हैं। बिना ऐसा कुछ किए इनके पास ऐसा कुछ करने का एक्सपीरियंस कहाँ से आता? ऐसी बात है तो आप दोनों आगे इस कंपटीशन में मेरे स्कूल के भी स्टूडेंट्स पर ध्यान दीजिए। चिंता मत करो, जब तक हम तीनों एक साथ हैं, हमारे स्कूल के बच्चे जरूर इस कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। अब तो वर्धन, दीपक और रोशन की सांस ही उनके गले में अटक गई। परेशानी से उनके चेहरे के साथ साथ उनका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। उन्होंने गलती से भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ जजेस टेबल के पास कृतिका ने कोई रिकॉर्डर सेट कर रखा होगा। उसने ये रिकॉर्डर उनके पास रखा कब? बस बहुत हुआ, इसे बंद करो, दीपक जोर से चिल्लाया। कृतिका ने उसकी बात तुरंत मान ली और वो रिकॉर्डर बंद कर दिया। वैसे जो कुछ निखिल को और दर्शकों को वो सुनाना चाहती थी, वो सब वो सुन चुके थे। इनकी बातों को रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता चला कि कंटेस्टेंट को मार्क्स देने के लिए उसके एक्टिंग स्किल्स को देखने या समझने की इन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती। किसी कंटेस्टेंट के स्टेज पर आकर परफॉर्म करने से पहले ही ये तीनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि किसे कितना स्कोर देना है, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन बुरा। ये लोग ये पहले ही जान लेते हैं। कृतिका ने एक बेदर्द मुस्कुराहट के साथ उन तीनों को देखा। आप तीनों की जजमेंट सच में काबिले